डिजिटल कक्ष में बीए तृतीय वर्ष इतिहास विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। भू राजस्व बंदोबस्त भाग 3 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त के गुणदोषों की हम चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त ने साम्राज्यवादी शोषण का एक नया रास्ता बना दिया। इस भूधृत पद्धति के द्वारा अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर अंतिम अधिकार स्थापित हो गया तथा किसान महज दूसरे की जमीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। दूसरी ओर साम्राज्यवादी कंपनी सरकार ने भूमि कुछ ऐसे लोगों को दे दी और उन्हें जमींदार कहना शुरू कर दिया जो मालगुजारी न देने पर भूमि से बेदखल कर दिए जाते थे। इस प्रकार कंपनी द्वारा किसान और तथाकथित जमींदार दोनों को समय पर लगान न देने की स्थिति में बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रकार अब किसान जमीन के मालिक नहीं रहे, अपितु वे लगान या भाटक देकर दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले काश्तकार बन गए। यह प्रक्रिया यहीं तक सीमित नहीं रही। जब थोड़ा और आगे बढ़ी तो किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद भूमिहीन होकर एक नए वर्ग की संरचना करने लगी। यह नया वर्ग खेतिहर मजदूर अथवा ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के रूप में जाना गया। यहाँ मुझे दीनबंधु मित्रा के नील दर्पण नाटक का सहज स्मरण हो आता है, जिसमें किसानों की दुर्दशा किस प्रकार हुई इसका बहुत भावुक चित्रण किया गया है। हम अभी इस नील दर्पण नाटक के कथानक पर चर्चा न करके स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों की ही चर्चा करना चाहेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1827 से 1835 ने स्थायी बंदोबस्त के बारे में बड़े साफ शब्दों में कहा, यदि जबरदस्त जन विद्रोहों या क्रांति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत है तो मैं कहना चाहूँगा कि कई मामलों में और कोई महत्वपूर्ण बातों में असफल होने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त का कम से कम एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वह यह है कि भूस्वामियों का एक विशाल संगठन या वर्ग पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया है जो तहे दिल से यह चाहता है कि अंग्रेजी राज्य बना रहे और इसका जनता पर दबाव कायम रहे। इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए सर रिचर्ड टेम्पल ने अपनी पुस्तक मैन एंड इवेंट्स ऑफ माई टाइम इन इंडिया, मेरे समय का भारत व्यक्ति और घटनाएं, में यह मत व्यक्त किया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त एक ऐसा उपाय था जो बंगाल की जनता के बीच इंग्लैंड की जिम्मेदारी से संबंधित संस्थाओं को स्वाभाविक बनाने में कारगर साबित हुआ। वित्तीय दृष्टि से कंपनी को दूसरा प्रमुख लाभ यह हुआ कि वर्षा कम या अधिक होने से राज्य की आय घटती या बढ़ती नहीं थी। पहले भू राजस्व संग्रहण पर कंपनी का अधिक धन खर्च होता था, अब बचत होने की संभावना दिखाई पड़ रही थी। दूसरे, अब निर्धारित समय पर निर्धारित आय होने के कारण कंपनी को अपनी आर्थिक योजनाओं को निर्मित करने में बहुत सुविधा हो गई। प्रतिवर्ष लगान के झंझटों से मुक्ति हुई। कंपनी को बार बार भू राजस्व व्यवस्था में खर्च होने वाला धन बचाने का अवसर मिल गया। वह साम्राज्यवादी प्रसार के कार्यों में लगाया जा सकता था। तथापि कंपनी को अब यह निश्चित रूप से ज्ञान हो गया था कि भूमि के लगान से उसे कितनी आमदनी होगी। स्थायी बंदोबस्त हो जाने के कारण इस कार्य में लगे हुए कंपनी कर्मचारियों की कुछ संख्या प्रशासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो गई। दूसरी ओर ऐसे कर्मचारी अब निश्चिंत होकर धन कमाने अथवा शोषण के अन्य रास्तों को ढूंढ रहे थे। तत्कालीन विचारकों का विश्वास था कि स्थायी बंदोबस्त नामक इस नए प्रबंधन से अधिकाधिक भूमि जोती जाएगी, जमींदारों को फसल बदलने के तरीकों को अपनाने का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ वे उर्वरकों के
इस्तेमाल जैसे अन्य नए प्रयोग भी कृषि क्षेत्र में कर सकेंगे। इस प्रकार यह नई व्यवस्था जमीन के अधिकतम उपभोग का मौका देगी। परिणामतः किसान संतुष्ट व खुशहाल हो जाएंगे। इस व्यवस्था से कंपनी ने भारत में जमींदारों का एक ऐसा स्वामी भक्त तथा ब्रिटिश राजभक्त वर्ग स्थापित किया जो कालांतर में ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा हित साधक बना। इस वर्ग ने संकट के समय कई बार कंपनी की सहायता की। सेटनकॉर ने इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त ने एक ऐसे धनी व विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को उत्पन्न किया जो सिपाही विद्रोह के समय सरकार का प्रधान स्तंभ बन गया था। स्थायी प्रबंध का सबसे घिनौना परिणाम यह हुआ कि किसान अब भू स्वामित्व से सर्वथा वंचित हो गया। तथापि उसकी मेहनत पर पोषित होने वाली तथा घोर अकर्मण्य जिम्मेदार श्रेणी स्थायी रूप से देश की छाती पर बैठ गई। किसान दिन ब दिन गरीब व अशक्त होने लगा तथा जमींदारों के साधारण मकान भव्य भवनों में परिवर्तित होने लगे। इस व्यवस्था का ही यह एक परिणाम था कि थोड़े समयांतराल में ही कलकत्ता महलों का शहर कहलाने लगा। स्थिर होने से इस व्यवस्था ने संपूर्ण बंगाल की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को उलटपलट कर दिया। जिम्मेदार प्रायः दूर शहर में बैठे रहते थे, लेकिन उनके कारिंदों द्वारा किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। अतः इससे निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति तथा उच्च स्तर पर सामंत एवं उप सामंतवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार यह व्यवस्था स्थायी शोषण एवं उत्पीड़न का साधन बन गई थी। कंपनी सरकार को वित्तीय दृष्टि से भी दीर्घकालीन घाटा हुआ, क्योंकि इसे लागू करते समय लगान दरें जल्दबाजी में तय की गई थीं तथा भूमि की नाप ठीक ढंग से नहीं हो पाई थी। इस व्यवस्था से सरकार को एक साधारण आमदनी ही होती थी, जबकि वह कालांतर में भारतीय उपनिवेश से अपनी ज़रूरतों के अनुसार अधिक आमदनी प्राप्त करना चाहती थी। अतः इस व्यवस्था के चलते उसने अन्य क्षेत्रों पर अपना दबाव बढ़ाया, जिससे उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिकाधिक कष्ट सहन करने पड़े। इस व्यवस्था से कंपनी सरकार को यह अपेक्षा थी कि इसके लागू होने से कंपनी की आय बहुत बढ़ जाएगी। यह अपेक्षा कभी पूरी नहीं हुई। किसानों से भू स्वामित्व छीन कर जिम्मेदारों को देते हुए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा यह नहीं सोचा गया कि इस भूमि पर सरकार का स्वामित्व भी नहीं रह पाएगा। कंपनी को यह एहसास तब हुआ जब उसे यह मालूम चला कि किसान जिम्मेदारों से अत्यधिक पीड़ित रहते हैं और जमींदार किसानों से जितना लगान वसूल करते हैं उसका 10/11 नहीं बल्कि 10/20 ही सरकार को मिल पाता है। अनेक अध्येताओं का यह मानना है कि स्थायी बंदोबस्त अशुद्ध आंकड़ों की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, जिससे कंपनी सरकार को पूरे बंगाल से सिर्फ 4.25 करोड़ रुपए मिलना निश्चित किया गया था, जबकि जमींदारों द्वारा किसानों से लगभग 13 करोड़ रुपए वार्षिक लगान वसूल किया जा रहा था। आने वाले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो जाने से जिम्मेदारों की आय बढ़ती ही चली गई। सन 1918 ईस्वी में बंगाल में कुल वास्तविक राजस्व लाभ 60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, किंतु उस समय भी उन्हें सरकारी खजाने में 3.75 करोड़ रुपए ही मालगुजारी के रूप में जमा करवाने पड़े थे। स्पष्ट है कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को भी अत्यधिक हानि हुई। इस प्रबंधन से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। आर्थिक आमदनी की दृष्टि से वे निश्चिंत हो गए तथा अपनी अतिरिक्त आय को उन्होंने व्यापार व्यवसाय में लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर लिया। भूमि का मूल्य ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों इसके लाभ के एकमात्र अधिकारी जमींदार समृद्धशाली होते गए। फलतः ये लोग
गरीब गांव को छोड़कर बड़े बड़े नगरों में सुविधा संपन्न भोग विलासी जीवन जीने लगे। अनुपस्थित या दूरबासी जिम्मेदारी प्रथा भी स्थायी बंदोबस्त का एक दुष्परिणाम माना जाता है। जमींदारी अधिकारों की निजी बिक्री या हस्तांतरण अथवा नीलामियों या कारिंदा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुराने जमींदारी वर्ग का संयोजन एवं स्वरूप बदल गया। पुराने प्रतिष्ठावान जमींदारों जैसे नादिया, बीरभूम, दीनाजपुर, विष्णुपुर आदि के जमींदारों को अधिकतम नुकसान उठाना पड़ा। वर्धमान के राजा ने अपनी जिम्मेदारी के कारण भूमि अनेक बिचौलियों को पट्टे पर दे दी। यह नई व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्यों से के निहायत विपरीत थी। लेकिन सन 1819 ईस्वी में गवर्नर जनरल काउंसिल ने इस नई स्थिति को भी मान्यता दे दी। अब किसानों व सरकारों के मध्य बहुत से बिचौलिए पैदा हो गए, जो किसानों की अशिक्षा का फायदा उठाकर अधिक से अधिक लाभ वसूल करते थे। स्थायी प्रबंध या इस्तमरारी व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारी प्रथा को स्वीकार कर किसानों को पूरे तरीके से जमींदारों तथा उनके महातत कारिंदों पर आश्रित कर दिया। यह इस व्यवस्था का कदापि उद्देश्य नहीं था। इस उप सामंतीकरण के कारण भाटक दरें अर्थात जो किराए की दरें थीं या राजस्व की दरें थीं तेजी से बढ़ने लगीं, जबकि कृषि उत्पादन इतना नहीं बढ़ा कि बढ़ते भाटक प्रभाव को किसान बर्दाश्त कर सकें। परिणाम यह हुआ कि किसानों का जीवन स्तर गिरता गया। अधिक से अधिक किसान भूमिहीन हुए तथा समाज में नशाखोरी, कर्जखोरी जैसी प्रवृत्तियां उभर कर सामने आने लगीं। पिछली शताब्दी के कुछ इतिहासकारों ने पूर्वी भारत के कृषि संबंधी इतिहास में निरंतरता के तत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि स्थायी बंदोबस्त के बाद कोई मूल परिवर्तन नहीं आया है और जो कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं वे इस व्यवस्था के पहले ही प्रारंभ हो चुके थे। राजस्थान के किसान आंदोलन तथा इतिहास के अध्येता डॉक्टर बृजकिशोर शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान एवं आदिवासी आंदोलन में बताया कि ब्रिटिश आर्थिक शोषण का प्रथम शिकार किसान ही हुए तथा वे सन 1818 ईस्वी में सामंती व औपनिवेशिक शक्तियों के मध्य मैत्री से उपजी व्यवस्था को अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था के नाम से परिभाषित करते हैं। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जिम्मेदारों को शहरी तत्व माना था, जबकि दूसरी ओर मफखरुल इस्लाम, रजत एवं रत्ना राय जैसे अध्येताओं ने यह कहा कि जिन नए लोगों के हाथ में जमीन आई थी वे सभी व्यापारी व वणिक नहीं थे। कभी कभी जमींदार ज़्यादा लगान वाले क्षेत्रों की नीलामी करवाने में स्वयं रुचि लेते थे, जिससे वे कम लगान के अथवा जंगली क्षेत्रों को खरीद सकें। इस दृष्टि से मुर्शिदाबाद तथा मंडला घाट के जमींदारों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कुछ ऐसे परिवार भी थे जो किसी अन्य कारण से भूमि खरीद पर पैसा लगाते थे। भाग्य से फिर भी वे बड़े जमींदार बन गए। भू कैलाश के गोकुल घोषाल, रंगपुर परगना के कांतू बाबू इसी प्रकार के उदाहरण माने जा सकते हैं। रजत एवं रत्ना राय का विचार है कि उपसामंतीकरण बहुत पहले से चला आ रहा था तथा यह 1793 ईस्वी के बाद विकसित नहीं हुआ। कंपनी ने अचानक नए जमींदारों का उद्भव नहीं किया। यह अवश्य है कि सन 1819 के उपनियम से यह प्रथा अधिक जटिल एवं व्यापक हो गई। इस संदर्भ में मफरुल इस्लाम का मानना है कि मध्यस्थों या बिचौलियों की समस्या वारेन हेस्टिंग्स के समय भी पाई जाती थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि मध्यस्थों की समस्या स्थायी बंदोबस्त की देन नहीं थी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बंगाल के बड़े क्षेत्र में यह समस्या स्थायी बंदोबस्त के बाद अधिक गहराई। अबू अब्दुल्ला का विचार है
कि उप सामंतीकरण या मध्यस्थों की समस्या बहुत बड़ी जागीरों की प्रबंधन संबंधी समस्याओं की देन थी, ना कि उसे स्थायी बंदोबस्त का परिणाम माना जाना चाहिए। सन 1793 ईस्वी के बाद जहाँ तक भाटकों के बढ़ाए जाने का प्रश्न है, तो पर्याप्त आंकड़ों के अभाव एवं उचित शोध के अभाव के चलते अभी कोई निश्चयात्मक बात नहीं कही जा सकती है। स्थायी बंदोबस्त की देन के रूप में यह भी माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र का वाणिज्यीकरण हुआ तथा नगद फसलें तथा नगद लगान पर जोर दिया गया। फलतः स्वायत्त एवं परंपरागत कृषि व्यवस्था में तेजी से बदलाव आने लगे, क्योंकि बाजार प्रेरित व्यवस्था के चलते नगद लगान का भुगतान करने के लिए किसानों पर नगद फसलें कैश क्रॉप्स बोने के लिए दबाव पड़ने लगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरागत ढांचे के भीतर ही नगद फसल का उत्पादन बढ़ाया गया। यह भी पता चल रहा है कि बाजार प्रेरित फसलों को बोना कोई नई बात नहीं थी। बरसों पहले से नील, सुपारी, रेशम, कपास, तेल, तिलहन आदि का उत्पादन बाजार के लिए ही किया जाता था। सन 1794 के H.T. कॉलब्रुक के वर्ग विभेदन तथा 1803 के हैमिल्टन बुकानन की यात्रा विवरण या सफ़रनामा में वर्ग विभेदन के कुछ प्रमाणों के बावजूद रजत व रत्ना राय के इस निर्णय से सहमत होना मुश्किल है कि स्थायी बंदोबस्त कृषक समाज की निचली सतहों को परिवर्तित नहीं कर सका तथा ऊपरी सतह पर ही कुछ परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समूचे कृषि समाज के परंपरागत ढांचे को ध्वस्त किया था। इस व्यवस्था के गुण दोषों के संदर्भ में आर.सी. दत्त का यह विचार मुझे लगता है उल्लेखनीय है कि यदि स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतः राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था, तो इस उद्देश्य की पूर्ति में उसे अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। आर.सी. दत्त का इसी संदर्भ में यह भी विचार उल्लेखनीय है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को योगदान दिया। इस विषय पर पी. रॉबर्ट्स जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन का भी विचार उल्लेखनीय है, जो स्थायी बंदोबस्त के बारे में एक निश्चित टिप्पणी करते हैं। उनका कहना है कि यदि स्थायी बंदोबस्त केवल 10 या 20 वर्षों के लिए लागू होता, तो निश्चय ही उत्तरवर्ती बाद में आने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता था। पी. रॉबर्ट्स का विचार यह भी है कि स्थायी भूमि व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन को स्थायित्व एवं लोकप्रियता प्रदान की, प्रांत की सबसे अधिक समृद्धशाली जो व्यवस्था थी उसको बनाने के लिए सहायता प्राप्त हुई इसके राजस्व से। तो इस व्याख्यान में हमने स्थायी बंदोबस्त के गुणदोषों को समझने का प्रयत्न किया। आगे जो भाग 4 होगा उसमें हम रैयतवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।